परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गोत्र का रहस्य और महत्व क्या है। तो आइए हम जानते हैं गोत्र का रहस्य और महत्व। इन दिनों गोत्र शब्द की बहुत चर्चा है। इसने समाज में बड़े झगड़े भी उत्पन्न किए हैं। यह कब से प्रचलन में है इसे ठीक से नहीं कहा जा सकता। संस्कृत में यह शब्द नहीं मिलता है। वहां गोष्ठ शब्द तो मिलता है जो कि गोत्र का समानार्थक शब्द है। गोत्र की परिभाषा क्या है? गोत्र जिसका अर्थ वंश भी है, यह एक ऋषि के माध्यम से शुरू होता है और हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है और हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। आगे चलकर यही गोत्र वंश परिचय के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो गया। एक समान गोत्र वाले एक ही ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि होने के कारण भाई बहन समझने जाने लगे। ये आज भी बदस्तूर जारी है। प्रारंभ में 7 गोत्र थे। कालांतर में दूसरे ऋषियों के सानिध्य के कारण अन्य गोत्र अस्तित्व में आए। जातिवादी सामाजिक व्यवस्था की खासियत भी यही रही है कि इसमें हर समूह को एक खास पहचान मिले। हिंदुओं में गोत्र होता है जो कि किसी समूह के प्रवर्तक अथवा प्रमुख व्यक्ति के नाम पर चलता है। सामान्य रूप से गोत्र का मतलब कुल अथवा वंश परंपरा से है। गोत्र को विवाही समूह माना जाता है, अर्थात ऐसा समूह जिसे दूसरे परिवार का रक्त संबंध न हो। अर्थात एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते पर दूसरे गोत्र में विवाह कर सकते हैं, जबकि जाति एक अंत विवाही समूह है, यानी एक जाति के लोग समूह से बाहर विवाह संबंध नहीं कर सकते। गोत्र मात्र वंशीय भी हो सकता है और पितृवंशीय भी। जरूरी नहीं कि गोत्र किसी आदि पुरुष के नाम से चले। जनजातियों में विशिष्ट चिन्हों से भी गोत्र तय होते हैं जो वनस्पतियों से लेकर पशु पक्षी तक हो सकते हैं। शेर, मगर, सूर्य, मछली, पीपल, बबूल आदि इसमें शामिल है। यह परंपरा आर्यों में भी रही है। हालांकि गोत्र प्रणाली काफी जटिल है पर उसे समझने के लिए ये मिसालें सहायक हो सकती हैं। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लोकायत में लिखते हैं कि कोई ब्राह्मण कश्यप गोत्र का है और यह नाम कछुए अथवा कच्छप से बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि कश्यप गोत्र के सभी सदस्य एक ही मूल पूर्वज के वंशज हैं जो कश्यप था। इस गोत्र के ब्राह्मण के लिए 2 बातें निषिद्ध हैं। एक तो उसे कभी कछुए का मांस नहीं खाना चाहिए और दूसरे उसे कश्यप गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। आज समाज में विवाह के नाम पर ऑनर किलिंग का प्रचलन बढ़ रहा है। उसके मूल में गोत्र संबंधी वही विवाह संबंधी धारणा है। मानव जीवन में जाति की तरह गोत्रों का बहुत महत्व है। यह हमारे पूर्वजों को याद दिलाता है, साथ ही हमारे संस्कार और कर्तव्यों को याद दिलाता है। इससे व्यक्ति की वंशावली की पहचान होती है एवं इससे हर व्यक्ति अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। हिंदू धर्म की सभी जातियों में गोत्र पाए गए हैं। किसी न किसी गांव, पेड़, जानवर, नदी, व्यक्ति के नाम, ऋषियों के नाम, फूलों या कुल देवी के नाम पर बनाए गए हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में धार्मिक ग्रंथों में आश्रय लेना पड़ेगा। धार्मिक आधार महाभारत के शांति पर्व में यह वर्णन है। मूल 4 गोत्र थे पहले: अंगीरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। बाद में 8 हो गए जब जम, धनिक, अत्रि, विश्वामित्र तथा अगस्त के नाम जुड़ गए। गोत्रों की प्रमुखता उस काल में बड़ी थी जब जाति व्यवस्था कठोर हो गई और लोगों को यह विश्वास हो गया कि सभी ऋषि ब्राह्मण थे। उस काल में ब्राह्मण ही अपनी उत्पत्ति उन ऋषियों से होने का दावा कर सकते थे। इस प्रकार किसी ब्राह्मण का अपना कोई परिवार, वंश या गोत्र नहीं होता था। एक क्षत्रिय या वैश्य यज्ञ के समय अपने पुरोहित के गोत्र के नाम का उच्चारण करता था। अतः सभी स्वर्ण जातियों के गोत्रों के नाम पुरोहितों और ब्राह्मणों के गोत्र के नाम से प्रचलित हुए। शूद्रों को छोड़कर अन्य सभी जातियों जिनको यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, उनके गोत्र भी ब्राह्मण के ही गोत्र होते थे। गोत्रों की समानता का यही मुख्य कारण है। शूद्र
जिस ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार का परंपरागत अनंत काल तक सेवा करते रहे, उन्होंने भी उन्हीं ब्राह्मणों और क्षत्रियों का गोत्र अपना लिए। इसी कारण विभिन्न आर्य और अन्य जातियों तथा वर्णों के गोत्रों में समानता पाई जाती है। मनुस्मृति के अनुसार कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। मनुष्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। शरीर के सभी अंगों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। वैसे तो संसार के सभी धर्म संप्रदायों में जाति पाति का थोड़ा बहुत भेदभाव अवश्य मिलेगा, किंतु वह भेद अहंकार, घृणा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से हुआ, क्योंकि धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी मनुष्य समान हैं। जाति व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कार्य जाति में ही संपन्न होने का रिवाज बन गया। लोगों ने अपनी जाति के बाहर सोचना ही बंद कर दिया। शूद्रों को छोड़कर अन्य सभी जातियों जिनको यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, उनके गोत्र भी ब्राह्मण के गोत्र होते थे। गोत्रों की समानता का यही मुख्य कारण है। राजघराने के रसोई का कार्य करने वाले शूद्र तथा कपड़ा धोने का कार्य करने वाले धोबी एवं चमड़े के कार्य करने वाले चर्मकार आदि व्यक्तियों के गोत्र इसी वजह से राजपूतों से मिलते हैं। लंबे समय तक एक साथ रहने से भी जातियों के गोत्रों में समानता आई। ब्राह्मणों के विवाह में गोत्र प्रवर का बड़ा महत्व है। पुराणों व स्मृति ग्रंथों में बताया गया है कि यदि कोई कन्या संगोत्र हो किंतु सप्रवर न हो, अथवा सप्रवर हो किंतु संगोत्र न हो, तो ऐसी कन्या से विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, इन सप्त ऋषियों और 8वें ऋषि अगस्त्य की संतान गोत्र कहलाती है। यानी जिस व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है, उसके पूर्वज ऋषि भारद्वाज थे और वह व्यक्ति इस ऋषि का वंशज है। आगे चलकर गोत्र का संबंध धार्मिक परंपरा से जुड़ गया और विवाह करते समय इसका उपयोग किया जाने लगा। भारत वैदिक काल से कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि में गाय का बड़ा महत्व हो रहा है। वैदिक काल से आर्य ऋषियों के निकट रहकर पठान, इज्जा, शासन, कृषि, प्रशासन, गोरक्षा और वाणिज्य के कार्यों द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। और चूंकि भारत की जलवायु कृषि के अनुकूल थी, इसीलिए आर्य जन कृषि विज्ञान में पारंगत थे और कृषि में गाय को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो भारतीय कृषि और जीवन की धुरी बन चुकी थी। गौ माता परिवार की समृद्धि की पर्याय थी। गौपालन एक सुनियोजित कर्म था। यद्यपि गाय पारिवारिक संपत्ति होती थी, पर उनकी देखरेख, संरक्षण ऋषियों की देखरेख में सामुदायिक तरीके से होता था। अपनी गायों की रक्षा में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। इस प्रकार गौ पालन के प्रवर्तक ऋषि थे। गौ पालन करने वाले अनेक वंशों के अलग अलग कुल सुविधानुसार अलग अलग ऋषियों की छत्र छाया में रहते थे। लोग ऋषि के आश्रम के पास ग्राम बनाकर गौ पालन, कृषि और वाणिज्यिक कार्य करते थे। इस प्रकार जो लोग किसी ऋषि के पास रहकर गौ पालन करते थे, वे उसी ऋषि के नाम के गोत्र के पहचाने जाने लगे। जैसे कश्यप ऋषि के साथ रहने वाला रामचंद्र अपना परिचय इस प्रकार देता था: कश्यप गोत्रोतोपनहम रामचंद्र सत्वामभि विवादाय। मैं कश्यप गोत्र में पैदा हुआ रामचंद्र आपको प्रणाम करता हूं। जैसे कश्यप ऋषि के साथ रहने वाले सभी वर्णों के लोग कश्यप वर्ण के हो गए, कश्यप गोत्र के हो गए। ऋषियों की संख्या लाख करोड़ होने के कारण गोत्रों की संख्या भी लाख करोड़ मानी जाती है, परंतु सामान्यतः 8 ऋषियों के नाम पर मूल 8 गोत्र ऋषि माने जाते हैं, जिनके वंश के पुरुषों के नाम पर अन्य गोत्र बनाए गए हैं। महाभारत के शांति पर्व में मूल 4 गोत्र बताए गए हैं: अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। जबकि जैन ग्रंथों में 7 गोत्रों का उल्लेख है: कश्यप, गौतम, वत्स, कुत्स, कौशिक, मंडव्य और वशिष्ठ। इनमें हर एक के अलग अलग भेद बताए गए हैं। जैसे कौशिक कात्यायन, दर्भ कात्यायन, बलकलीन, पाक्षीन, लोधाक्ष, लोहितायन। विवाह निश्चित करते समय गोत्र के साथ साथ प्रवर का भी ख्याल रखना जरूरी है। प्रवर भी प्राचीन ऋषियों के नाम है, तथापि अंतर यह है कि गोत्र का संबंध रक्त से है, जबकि प्रवर से आध्यात्मिक संबंध है। प्रवर की गणना गोत्रों के अंतर्गत
की जाने से जाति से संगोत्र वही विवाह की धारणा प्रवर के लिए भी लागू होने लगी। वर वधु का एक वर्ण होते हुए भी उनके भिन्न भिन्न गोत्र और प्रवर होना आवश्यक है। जैसे मनुस्मृति, मत्स्य पुराण में ब्राह्मणों के साथ संगोत्रीय शत्रुपा के विवाह पर आश्चर्य और खेद प्रकट किया गया है। गौतम धर्म सूत्र में भी असमान प्रवर विवाह का निर्देश दिया गया है। अभी गोत्रों का महत्व, जाति की तरह गोत्रों का भी अपना महत्व है। गोत्रों से व्यक्ति की और वंश की पहचान होती है। गोत्रों से व्यक्ति के रिश्तों की पहचान होती है। रिश्ता तय करते समय गोत्रों को टालने में सुविधा रहती है। गोत्रों से निकटता स्थापित होती है और भाईचारा बढ़ता है। गोत्रों के इतिहास से व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है और प्रेरणा लेता है। गोत्रों की उत्पत्ति एक समय और एक स्थान पर गोत्रों की उत्पत्ति नहीं हुई है। हिंदू धर्म के सभी जातियों में गोत्र पाए गए हैं, पर किसी न किसी गांव, पेड़, जानवर, नदी, व्यक्ति के नाम, ऋषियों के नाम, फूल या कुल देवी के नाम पर बनाए गए हैं। अतः सभी वर्ण स्वर्ण जातियों के गोत्रों के नाम पुरोहितों और ब्राह्मणों के गोत्रों के नाम से प्रचलित हुए हैं। जैसे भाटी, पवार, परिहार, सोलंकी, सिसोदिया तथा चौहान राजपूतों, मालियों, सरगरों तथा मेघवाली आदि कई जातियों से मिलना सामान्य बात है। सारांश में पुरोहितों तथा क्षत्रियों की परिवार की जिन जातियों ने पीढ़ी सेवा की, उनके गोत्र भी पुरोहितों और क्षत्रियों के समान होंगे। राजघरानों के रसोई का कार्य करने वाला शूद्र तथा कपड़े धोने का कार्य करने वाले धोबी और गोत्र इसी वजह से राजपूतों से मिलते हैं। लंबे समय तक एक साथ रहने से भी जातियों के गोत्रों में समानता आई। समाजशास्त्रियों ने सभी जातियों के गोत्रों की उत्पत्ति के कुछ आधार बताए। जैसे परिवार के मूल निवास स्थान के नाम से गोत्रों का नामकरण हुआ। कबीला के मुखियों के नाम से भी गोत्र बने हैं। परिवार के इष्ट देव या देवी के नाम से भी गोत्र प्रचलित हुए हैं। कबीलों के महत्वपूर्ण वृक्ष या पशु पक्षियों के नाम से भी गोत्र बनाए हुए हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।